वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? क्या किसी औरत को मेंटेनेंस ना देना, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? क्या एक औरत को खर्चे के लिए कोई भी पैसे ना देना, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? क्या घर का रेंट ना पे करना? मेरे घर के बगल में अगर कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अदर 24/7 फ्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज फिर से संडे को हमारी मुलाकात हो रही है जहां पर मैं आपके लेकर आ गई हूं द लीगल जंक्शन। आई होप आप सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहा होगा। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग इतना जो प्यार दिखा रहे हैं इस लीगल जंक्शन सीरीज को, मुझे लिटरली आप सबके लिए रिसर्च करने में और इस वीडियो को लाने में बहुत मजा आता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी दिवस की जो सेल है वो अभी भी लाइव है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी बैच इसमें आपको एनरोल करना है, आपने नहीं किया है, कोई ऐसा लॉ प्रोडक्ट है जो आपको खरीदना था आपने नहीं परचेज किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर 24/7 के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं, बिकॉज आपको वहां मिल रहा है फ्लैट 35% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स। और आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है और मेरा कोड DIM80 यूज करना है टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड DIM80 यूज करते हो तो आपको उससे मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। बिकॉज एनएलपी जाने का जो सपना था वो मैं खुद पूरा कर चुकी हूँ 2017 में, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भी जो सपना है उसको पूरा करने में मैं आप सभी की हेल्प करूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आई नो जब भी ये वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस हमें सुनाई देता है तब हम क्या सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा जहां पर हो रहा है, मारपीट जहां पर हो रही है। ठीक है, बट यहां पर ये अब हम समझेंगे इस वीडियो में कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर में असलियत में होता क्या है। क्या किसी औरत को रोज ताने मारना वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? क्या किसी औरत को मेंटेनेंस ना देना, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? क्या एक औरत को खर्चे के लिए कोई भी पैसे ना देना, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? क्या घर का रेंट ना पे करना वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? ये सभी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस वायलेंस। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमेशा से हमारी सोसाइटी में सभी को समझाया गया है कि जो आदमी होते हैं, जो मेन होते हैं, वो हेड ऑफ द हाउस होते हैं, यानी कि पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आदमी जो है उसका काम क्या है, वो बाहर जाएगा, पैसे कमा के लेकर आएगा। और औरत से हमेशा कहा जाता है कि आप क्या करोगे, आप घर का काम करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन, आपको जो भी करना है आप वो करोगे। ये मेंटेलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, हम माने या ना माने। ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि औरत को हमेशा ये कहा जाता है कि जो घर की इज्जत है, उसका जो गहना है वो आपने पहन के रखा है, वो एक ऑर्नामेंट है जो आपने पहन के रखा है। अब इज्जत कैसे बचानी है वो आपके हाथ में है। अगर आपके ऊपर कोई हाथ भी उठा रहा है, आपको रोज टॉर्चर भी कर रहा है, आपको खाने के लिए खाना नहीं दे रहा है, आपको रोज सुनाता है, स्टिल तुम अपना मुंह बंद रखो। क्यों मुंह बंद रखो? बिकॉज तुम एक औरत हो। तुमने जो है पूरा जो अपना भार है, जिम्मेदारी है घर की, वो उठा कर रखी है अपने सिर पे, कि तुम्हारे पास जो घर की इज्जत है वो तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने जाकर बाहर किसी से कहा तो फिर क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ठीक है, और बेइज्जती तुम हमारी करवा नहीं सकती हो। तो ये सभी जो फैक्टर्स है ना, वो रीजन रहे हैं हमेशा से डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे। प्लस अगर मैं बात करूँ सब्सटेंस अब्यूज की, बहुत सारे केसेस, मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सब्सटेंस अब्यूज का क्या मतलब है, कोई किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन होना। ठीक है, कोई ड्रग यूज करना या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना, उसके बाद बिकॉज पर्सन अपने सेंसेस में नहीं रहता है तो डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस उन केसेस में भी देखा गया है जहां पर दहेज की मांग हुई हो। ठीक है, जहां पर भी दहेज की मांग हुई हो। फॉर एग्जांपल, कोई लड़की है, शादी के वक्त उसको बहुत दहेज दिया गया। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक एग्जांपल देखा है जहां शादी के वक्त एक लड़की थी, उसके ऊपर बहुत, उसकी जो फादर थे अपनी जमीनें बेच दी, सब कुछ किया, उसकी शादी की, एंड इवेंचुअली द पर्सन जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो साइंटिस्ट थे। लेकिन शादी के बाद क्योंकि उनको और भूख थी और उनको दहेज चाहिए था, उनको पता था कि कैसे भी करके ये जो पर्सन है वो अरेंज करवाएगा, तो उसे रोज टॉर्चर करते थे। उसे इतना टॉर्चर किया, उसे इतना मारा कि उसका एक कान से सुनना बंद हो गया। ठीक है, तो डाउरी भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रीजन है हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर पेट्रियार्कल सिस्टम और जेंडर डिस्पैरिटी आपको बता ही चुकी हूँ। आदमियों और औरतों में हमेशा से एक बहुत बड़ा जो है एक गैप बना दिया गया है, जिसको हम लोग शायद करते करते या फिर हमारी जो जनरेशन है आज, हम लोग ही शायद आगे जाकर के उसको फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, सो वो जो गैप है उसको हम ही आगे जाकर कम कर पाएंगे। बात करूं मैं दूसरे फैक्टर की, तो वो है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है ही। ठीक है, कि लोगों के अंदर जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के बगल में अगर कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया?
यस, आप डेफिनेटली रोक सकते हो क्योंकि एक्ट ऐसा कहता है। बट हम लोगों के पास क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। और ये जो मैंने सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ द लीगल जंक्शन, मेरा मकसद ही ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर करवाऊँ अबाउट योर राइट्स एंड किस तरीके से आप लोग एक बेटर पर्सन बन सकते हो। बिकॉज अब आप लोग लॉ लाइफ में आ गए हो, तो आप लोगों को अपना जो आप कुछ भी काम करते हो, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप हज़ारों रुपए खर्च करो और फिर सोसाइटी के लिए काम करो। एक एक छोटी छोटी, अगर आपने किसी एक पर्सन को किसी उसके राइट के बारे में एजुकेट भी कर दिया तो मान लो कि आपका काम हो गया है, ठीक है। सो जो लैक ऑफ एजुकेशन है और अवेयरनेस है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और देखो, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे बड़ा रीजन माना गया है। फॉर एग्जांपल, कोई हस्बैंड और वाइफ है जहां पर वाइफ बहुत अच्छा पैसा कमा रही है लेकिन जो हस्बैंड है उनकी नौकरी चली जाती है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस फिर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हाउस होल्ड है जहां पर पैसों की बहुत कमी है, वाइफ बार बार हस्बैंड से कहती है कि जाओ काम करो, पैसे कमा के लेकर आओ। वहां पर वो जो हस्बैंड है उसे लगेगा कि ऐसे कैसे मुझसे कह सकती है, तो वहां पर भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गरीबी तो एक कारण है ही है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को जो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या बोलता है, कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर क्या होता है। तो मैंने आपसे क्या बताया, अगर मैं जाकर के किसी से पूछूं, मैंने एक सर्वे भी किया था जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है, तो वहां पर मुझे क्या पता चला कि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। उन्हें ये लगता है कि हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में अगर कोई मार हो गई है, ठीक है, फिजिकल वायलेंस हो गई, तो उसे हम डोमेस्टिक अब्यूज कहते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। या फिर उन्हें लगता है कि जो जहां पर जो इन लॉज हैं वो इन्वॉल्व है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन एक्ट क्या कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ऐसा वायलेंस है जो किसी के साथ भी हो सकता है, जहां पर सभी लोग एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, एक जॉइंट फैमिली है, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी किसी के ऊपर भी कर सकता है। प्लस ये डोमेस्टिक वायलेंस है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मार पीट नहीं होती है। डोमेस्टिक वायलेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और वो टाइप्स कौन से होते हैं, देखो, फिजिकल अब्यूज यानी कि मार पीट, किसी को मारा, किक किया, ठीक है, डंडे से मारा, बेल्ट से मारा, ये सभी चीजें फिजिकल अब्यूज में आ जाएगी। सेक्सुअल अब्यूज बिना उस पर्सन की चाह के, फॉर एग्जाम्पल कोई एक फादर इन लॉ है और एक डॉटर इन लॉ है, अगर उन्होंने उसके साथ सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश की, जहां पर जो लड़की थी उसने बहुत मना किया लेकिन उसके साथ फिर भी जोर जबरदस्ती की गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सेक्सुअल अब्यूज में आ जाएगा, ठीक है। या फिर उसे जबरदस्ती कुछ ऐसी चीजें दिखाना जो उसे पसंद नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें सेक्सुअल अब्यूज में आ जाएगी। फिर इमोशनल और वर्बल अब्यूज की बात करें अगर हम, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक औरत है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, एंड शी इज नॉट एबल टू बेयर अ मेल चाइल्ड फॉर द फैमिली, तो उसे रोज सुनाया जाता है कि तुम जो हो, तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम तो ऐसी औरत हो कि मतलब तुम एक बच्चा तक नहीं दे पाई, एक मेल चाइल्ड तक नहीं दे पाई हमारे कुल को। अगर उस बंदे को, उस पर्सन को रोज रोज सुनाया जाए वो बात, तो वो आ जाएगा इमोशनल और वर्बल अब्यूज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उसको अपने घर वालों से बात करनी है, उसको बात नहीं करने दी जा रही है, उसको अपने दोस्तों से मिलना, उसको नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ भी उसमें आ जाएगी। और बात करूँ मैं इकोनॉमिक अब्यूज़ की, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़की है, ठीक है, वो पैसा कमाती है, वो टीचर है, वो जाती है, 40,000 उसकी सैलरी है, वो पैसा कमाती है। जैसे ही सैलरी उसके अकाउंट में आती है, उसका जो हस्बैंड होता है वो पूरी की पूरी सैलरी जो है वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है, उसको 50 रुपए भी नहीं देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस में ही आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मारपीट नहीं होती है, ये सभी चीज़ें जो है वो सभी चीज़ें किस में आ जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ एक बार डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 12 कहता है कि एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है मजिस्ट्रेट के पास कि भैया ऑर्डर पास कीजिए और मुझे सुरक्षित कीजिए, ठीक है। तो वो कौन से काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर पास किए जा सकते हैं। सबसे पहले है कस्टडी ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक महिला है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उनका एक बच्चा भी है, तो इन दैट केस क्या होगा, बच्चे का जो कस्टडी होगा वो उस औरत को दे दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट टाइमिंग डिसाइड करेगा, डेट डिसाइड करेगा कि उस पर्सन से, उस बच्चे से जो इन लॉज हैं या फिर फैमिली है या फिर जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस किया है वो कब मिलेंगे, ठीक है। प्लस अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं इन लोगों का बच्चे से मिलना डेंजरस हो सकता है, तो कोर्ट उन्हें मना भी कर सकती है कस्टडी ऑर्डर पास करके कि जब तक हम ना बोले आप बच्चे से नहीं मिलेंगे। देन कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर भी पास कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वो कोर्ट में गई और कोर्ट ने पास किया प्रोटेक्शन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है वो उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। कोर्ट उन्हें रेस्ट्रेन कर सकती है कि ना आप उसके ऑफिस जाओगे, ना जहां पे आपका बच्चा पढ़ता है आप वहां स्कूल में जाकर मिलोगे, ना आप इस स्टेट में मिलोगे, ना आप किसी और स्टेट में मिलोगे, ना आप उसे मेल करोगे, ना आप उसे मैसेज करोगे,
ठीक है। सो ये सभी बातें जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर में आ जाती है, जहां पर कोर्ट प्रोटेक्ट करती है विक्टिम को या फिर अग्रीव्ड पर्सन को। फिर है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, हम लोग बेसिकली हमेशा यही देखते हैं कि एक बार अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो फिर लड़की ने अगर कंप्लेंट कर दी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर वायलेंस करके ही बाहर निकाल दिया जाता है कि तू जा अपने घर जाकर रहो। ठीक है, ये कहा जाता है उनसे। तो रेजिडेंस ऑर्डर जो है वो उनके उसी राइट को प्रोटेक्ट करता है कि अगर वो लड़की वहां पर रह रही है अपने ससुराल में, उसे वहां से आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आप वहां से उसको नहीं निकाल सकते हो। कोई लड़की रह रही है अपने ही खुद के घर में, आप उसको वहां से नहीं निकाल सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो फादर भी कर सकता है अपनी बच्ची के साथ। ठीक है, तो वो उसे घर से वहां से नहीं निकाल सकते। प्लस कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये घर है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूम है, तो कोर्ट क्या करेगा, ये रूम उस विक्टिम को असाइन कर देगा, कहेगा कि विक्टिम जो है वो इसी रूम में रहेगी और इस रूम के आसपास कोई भी इंसान नहीं भटकेगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो वो सेपरेट कर देगी उसका जो भी एरिया है वहां पर, और वहां पर कोई भी उसको इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी उसे जाकर नहीं मिलेगा। ये भी आ जाता है रेजिडेंस ऑर्डर में, प्रोटेक्शन ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मॉनेटरी रिलीफ और कंपनसेशन ऑर्डर। तो यहाँ पर दोनों में ही पैसों की बात हो रही है, बट ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, कॉम्पनसेशन किसके लिए मिलता है कि भैया वो इतना आई कोर्ट वगैरह में गई, ठीक है, उसके साथ जो इमोशनल टॉर्चर हुआ, जो उसे सब कुछ झेलना पड़ा, ठीक है, फिजिकल अब्यूज हुआ उसके साथ, उन सब के लिए जो पैसा होगा वो सब कॉम्पनसेशन ऑर्डर में दिया जाएगा। लेकिन मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, उस औरत ने अपने गले में एक बहुत महंगी सी सोने की चेन पहन के रखी थी, जिसको खींच लिया गया और वो टूट गई। वो डैमेज इस तरीके से हो गई कि अब वो वापस जुड़ नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसे मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस करते वक्त उसका फोन तोड़ दिया गया, उसका एक फ्रिज था, उसका टीवी था, उन सभी को तोड़ दिया गया, उन सभी का पैसा जो है वो उसे मिलेगा अंडर द मॉनेटरी रिलीफ। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम छोटे छोटे से दो डेफिनेशंस देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहां मैंने आपके लिए लिख कर रखा है अग्रीव्ड पर्सन एंड रिस्पोंडेंट। अब ये दोनों कौन होते हैं, ठीक है, तो अग्रीव्ड पर्सन वो विमेन है, कोई भी औरत हो सकती है जो एक घर में रहती है। ठीक है, सो अग्रीव्ड पर्सन कौन है, अग्रीव्ड पर्सन एक विमेन है जिसने बोला, जो विक्टिम है, जिसने बोला है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जहां पर वो रेस्पोंडेंट के साथ रह रही है एक शेयर्ड हाउस होल्ड में। अब ये जो शेयर्ड हाउस होल्ड है वो क्या होता है, शेयर्ड हाउस होल्ड वो होता है, वो घर है जहां पर वो रह रही है या पहले रह चुकी है अपने जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, वहां पर रह रही है या फिर रह चुकी है पहले, वो घर खुद का घर, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर उनकी ओनरशिप ही हो। अगर वहां पर वो घर उन्होंने रेंट पे लेके रखा है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने लिया है या फिर इंडिविजुअली लिया है, डजंट मैटर, बस घर होना चाहिए जहां पर वो लोग रह रहे हैं या फिर रह चुके हैं। ठीक है, और उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए। अब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है कि दो लोग जो हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए। वो रिश्ता खून का रिश्ता हो सकता है, यानी कि बाय ब्लड हो सकता है, वो रिश्ता बाय अडॉप्शन हो सकता है कि किसी को अडॉप्ट करके रखा है। ठीक है, वो जो रिश्ता है वो हो सकता है बाय द वर्च्यू कि आप लोग एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। फॉर एग्जांपल एक बुआ है जिनकी शादी नहीं हुई है, वो आपके साथ ही रहती हैं, तो वो भी उसी में आ जाएगी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ जाएगी। ठीक है, और इसमें आता है मैरिज। ठीक है, आप लोग की शादी हुई है तो बाय द वर्च्यू ऑफ मैरिज आप लोग साथ में हो, तो वो भी आ जाएगा। प्लस रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज भी आता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप्स। सो अगर कोई एक विमेन है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जहां पर वो लिव इन में रह रही है अपने पार्टनर के साथ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो भी अवेल कर सकती है कोई भी ऑर्डर, वो भी जाकर मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और उसे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टिल हियर। तो अग्रीव पर्सन कौन हुआ, जो विक्टिम है, दैट इज द अग्रीव पर्सन। और रिस्पोंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट वो पर्सन है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है। ठीक है, जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया गया है कि वो मेरे साथ रहता था और उसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उसे हम कहेंगे रेस्पोंडेंट। अभी जो वर्ड रेस्पोंडेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2005 में जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, उस टाइम पे कहा गया था कि रिस्पोंडेंट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला वही इंसान हो सकता है जो कोई एडल्ट मेल पर्सन है। ठीक है, एडल्ट मेल पर्सन, यानी कि घर में अगर कोई औरत है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया अपनी बहू के साथ, तो वहां पर वो औरत जो है उसके ऊपर केस फाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज केस डोमेस्टिक वायलेंस का सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मेल के ऊपर होगा। बट यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लिख कर रखा है, हीरल पी हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स। ये केस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। यहाँ पर ये जो वर्ड टर्म था एडल्ट मेल पर्सन, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया बिकॉज कोर्ट ने बोला कि जो एम था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर आने का, वो क्या था कि औरतों को बचाया जाए घर में उनके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके साथ।
तो डोमेस्टिक वायलेंस घर में सिर्फ एडल्ट मेल पर्सन थोड़ी करते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ पति और जो देवर है या फिर जो हस्बैंड है सिर्फ वो थोड़ी कर सकते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो कोई एक 16-17 साल का बच्चा भी कर सकता है, 18 साल का बच्चा भी कर सकता है, वो तो है कि नहीं। या और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कोई भाभी हो, वो कोई ननंद हो, वो कोई मदर इन लॉ हो, वो भी कर सकते हैं। तो अगर प्रोटेक्शन करना है तो सभी से करो, ठीक है। दैट वाज द रीजन। यहाँ पर क्या किया गया, ये जो एडल्ट मेल पर्सन था इसको हटा दिया गया, यानी कि अब जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जिसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है। बस वो एक घर में रह रहे हैं, ठीक है। एक बेटी है वो अपने फादर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती है, एक बेटी है वो अपनी मदर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, बातें समझ में आ रही हो। प्लस यहाँ पर आप ये समझो कि यहाँ पर किसी किसी का जो भी रिश्ते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आप लोग अगर रह रहे हो तो आपका रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे से, जो मैंने आपको बताया कि बाय ब्लड हो गया, बाय मैरिज हो गया, बाय अडॉप्शन हो गया, बाय नेचर इन द बाय मैरिज सॉरी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज हो गया, ठीक है। ये सभी चीजें उसमें होनी चाहिए। आप रह रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ में आप एज अ कपल 2 लोग रह रहे हैं, और फिर आपके साथ में आपके जो पति हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनकी वाइफ भी आकर रहने लगती हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अब वहां पर जो आपके पति के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो यहाँ पर वो इस एक्ट में नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? बिकॉज आप लोग के बीच में कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पति का दोस्त है। सो आई होप आज जो भी बातें मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आप सभी को क्लियर हुई हो। आप लोगों ने अभी तक मुझे जितना प्यार दिया है इस सीरीज पे, मैं चाहती हूँ उतना ही प्यार आप इस वाली सीरीज, इस वाले एपिसोड पे भी लुटाएं, ठीक है। मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। जब वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद जो ऑफलाइन कमेंट्स होता है वहां सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि मैम कैसा लगा है ये सेशन आप लोगों को, ठीक है, बताएंगे आप लोग। और ये भी बताएंगे कि ऐसे सेशंस और चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज अभी तक तो मैं हर संडे को लेकर आई हूँ, बट अगर आप कहेंगे तो मैं इसे कंटिन्यू जरूर करूंगी। और ये है मेरी मेल आईडी, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ये मेरी मेल आईडी है, आप लोग जाइए और मुझे मेल करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच संडे के दिन मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए। आई होप आप लोग अगर मेरे साथ बने रहे तो कुछ अच्छा ही सीखा होगा, कुछ नॉलेजफुल ही सीखा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।